हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कल हमारा वर्ब टॉपिक शुरू हुआ था। मैंने आपको उसका एक जनरल इंटरव्यू दिया था इंट्रो दिया था। इंटरव्यू तो मैं दूंगा। तो उसका एक इंट्रो दिया था मैंने आपको कि वर्ब कितने टाइप की है और उसके यूसेज किस तरह से हम देखने वाले हैं। उन टाइप्स को बता के फिर मैंने एक मॉडल जो था हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मैं कहूँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हमने उस टॉपिक को शुरू कर लिया था। देखिए, आज हम लोग मॉडल्स को ढंग से शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बाद में। तो क्या है कि यूजुअली क्लास के अंदर मैं ऐसे करवाता हूं कि जो दो लगभग एक जैसे से मॉडल्स हैं, जैसे कैन और कुड, मे और माइट, विल और शैल, इनको कंपेयर करके साथ में और इनकी डिटेल बता देता हूं। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको कल कहा था कि यूट्यूब पे अपनी एक लिमिटलेस क्लास है, तो मैं वो थोड़ा सा टाइम के बाउंडेशन तो है नहीं हमारे, है ना, कि मैंने आपको 10 दिन में करवाना ही है पूरा सिलेबस, या वर्ब टॉपिक 10 दिन में करवाना है। तो चलने देते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ कि कैन को शुरू से करवाता हूँ आपको, उसके बाद मैं कुड करवाऊंगा। कंपैरिजन की जगह इस बार मैं डिटेल्स करवाता हूँ आपको। तो करें शुरू आज की क्लास। करते हैं भाई, श्री गणेश इसका। देखो, सबसे पहला मॉडल है हमारा कैन। कैन कौन से टेंस में यूज होता है? कैन को आप प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर कैन आपको फ्यूचर टेंस की बात भी बताएगा। ठीक है। मतलब पॉइंट क्या आया कि आप कैन को पास्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। और वो वाली बात मैंने आपको कल बताई थी कि किसी भी मॉडल का पास्ट नहीं होता। जैसे अपने बोलते हैं ना कि राइट का पास्ट क्या होता है, हम कहते हैं रॉट, V2 हो गया। तो कई बुक्स के अंदर या कई लल्लू टीचर जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस कैन का पास्ट क्या होगा, फिर वो कहता है कुड। कैन का पास्ट कुड नहीं होता, कैन की जगह पास्ट में कुड यूज होता है। ये बात याद रखना। ठीक है। तो एक सुंदर सी हैंडराइटिंग के साथ मैंने क्लास को शुरू कर दिया। देखिए कितनी सीधी लाइन लगाई है। कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और अब हम देखते हैं कि कैन आपको बताता क्या है। सबसे पहली चीज तो कैन आपको बताएगा एबिलिटी। फिर प्रेजेंट टेंस के अंदर भाई, और ये कैन आपको प्रेजेंट टेंस में बताएगा कैपेसिटी। फिर ये आपको बताएगा थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है। और ये आपको क्या बताएगा? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के अलावा ये आपको बताएगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक चीज और याद रखना, कैन जो है आपको परमिशन के बारे में भी बताता है। लेकिन जब ये परमिशन के बारे में बताता है तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। ठीक है। फ्यूचर टेंस के अंदर ये आपको परमिशन के बारे में भी बताता है। इन सब चीजों के साथ साथ ये आपको एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट के बारे में भी बताता है। ठीक है। 6th पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? फ्रेंडली रिक्वेस्ट। थोड़ा मैं इसको जूम आउट, या क्या बोलते हैं इसको, जूम आउट ही बोलते हैं ना, जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पॉइंट्स दिख जाएं। और लो, क्या क्या बता रहा है कैन आपको? कैन आपको बता रहा है एबिलिटी, कैपेसिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, परमिशन और फ्रेंडली रिक्वेस्ट। और अगर ये परमिशन के बारे में बताएगा तो ऐसा मान सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि परमिशन का मतलब ये हुआ ना कि अभी तक वो काम हुआ नहीं है। और अभी तक अगर वो काम हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस में जाएगी बात। ठीक है। लो, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इनके एग्जांपल लिख देता हूं। एबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है योग्यता, कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी नहीं, ये आपकी एबिलिटी है। ठीक है। एक 1000 लीटर की टंकी है कोई, उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। या फिर मैं कहूं कि हम 6-7 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी है। तो अगर ऐसे लिखा जाए, आई कैन क्लियर द
कट ऑफ, ये क्या बन गया? एबिलिटी। कैपेसिटी क्या आएगा? ही कैन रन फॉर 10 आवर्स विदाउट एनी हेजिटेशन, या ऐसा कुछ भी, विदाउट कंटिन्यूअसली, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एबिलिटी हो गया और ये कैपेसिटी हो गया। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी देखिए आप, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कैसे बताएगा ये? जैसे मैं कह दूं water can be used against fire। अभी एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि भाई आग को बुझाने के लिए वाटर का यूज किया जा सकता है, ये एक तरीके की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे और मैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊं तो और क्या आता है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें कि कई बार ये ऐसा बोला जाता है कि ये तो बोलने वाली सी बात है, प्री तो कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, हाँ, मेंस तो कोई भी निकाल सकता है, प्री तो कोई भी निकाल सकता है, जॉब लगे तो बात है ना। मैं मान लो मैं आपको बार बार ये कहूं कि प्री निकला है, हाँ कोई बात नहीं, प्री तो कोई भी निकाल देगा, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, आप मुझे कहोगे तो आप करके दिखाओ फिर। ठीक है, तो वहीं पर ये बात आ गई ना कि ये तो बोलने वाली बात हुई। जैसे ये हो जाए कि एक आस पड़ोस में किसी छोटे बच्चे को उसके पापा पीट रहे होते हैं बहुत बुरी तरह से, फिर अपने समझाने जाते हैं कि भाई साहब क्यों मार रहे हो यार, छोटा बच्चा ही तो है, इतने छोटे बच्चे को पीट रहे हो आप, ये कोई बात हुई क्या? फिर वो कहता है अरे कौन सा छोटा बच्चा है, इसने हेडलाइट तोड़ दी यार बाइक की, ये है वो है, फिर वो और पीटने लग जाता है, फिर अरे अंकल मत मारो, क्यों क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? फिर वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी बाइक की तोड़ दी इसलिए मार रहा हूं मैं इसको। फिर अपने कहते हैं कि अरे अभी तो ये बात बोल रहे थे कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, शरारतें तो कोई भी बच्चा कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही पता लगा कि भाई मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट तोड़ दी, फिर अंकल का साथ देते हुए हमने बच्चे को पीट दिया। ठीक है, तो ये क्या था जो आपने या मैंने जो बोला ये वाला कि शरारत तो कोई भी कर सकता है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ये है एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहा जाएगा इसको। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के ऐसा तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हो। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं इसको, इसी बात को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, कैन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, फिर मे इससे थोड़ी कम, फिर माइट ये हो गई सबसे कम। मतलब मान लो कि ये हो गई लगभग 90% पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी के बारे में लिखा हमने अभी। ठीक है, तो कैन क्या हुआ? 90% पॉसिबिलिटी। मे क्या हुआ? 50% के आसपास पॉसिबिलिटी। माइट क्या हुआ? 10% के आसपास पॉसिबिलिटी। मतलब कर सकता है, वो जो अपने ट्रांसलेशन में करते हैं ना, अच्छा शायद ऐसा हो जाए और शायद ही ऐसा हो। तो ये पॉसिबिलिटी का एक आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हो, कैन, मे, माइट, कैन, मे और माइट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैन बताता है। जैसे मैं कह दूं कि ही कैन कंप्लीट एनी वर्क विदाउट एनी हेल्प। मतलब हम ये बोल रहे हैं यहां पर क्या है कि ये इस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो ये काम बिना किसी मदद के कर सकता है। ये एक तरीके से हम उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इस काम को होने की। ठीक है, परमिशन के बारे में भी यही बताएगा। परमिशन के बारे में कैसे बताएंगे इसके अंदर? फ्यूचर की परमिशन होती है वैसे तो ये, कैन आई गो देयर, पूछ रहा है वहां पर वो कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, अभी तक गया तो नहीं है ना,
पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी सॉरी परमिशन है, ठीक है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के बारे में कैसे बताएंगे? इसमें क्या होता है, देखो कैन जो होता है ना वो भी एक तरीके से रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। अब मैं आपको अगर रिक्वेस्ट के बारे में बताऊं तो इसमें पोलाइटनेस नहीं होती है बिल्कुल भी। जैसे अगर हम लोग बात करें मे के अंदर सबसे ज्यादा पोलाइटनेस है सभी मॉडल्स के अंदर। तभी तो जब किसी सीनियर से या फिर अपने टीचर से हम लोग परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज करते हैं कि मे आई कम इन, मे आई गो नाउ। तो वो मे का यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर पोलाइटनेस होती है। मे से कम पोलाइटनेस होगी कुड के अंदर, क्योंकि कुड जो है वो सिर्फ एटिकेट्स की बात करता है। विनम्रता की जगह पर ये जैसे होता है ना कि एक दिखावा, दिखावा तो एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। शिष्टाचार, विनम्रता एक अलग चीज है, शिष्टाचार की बात करता है, ठीक है। अब आप कहोगे विनम्रता और शिष्टाचार में क्या फर्क है? विनम्रता तो पोलाइटनेस होती है कि ये काम कर दोगे प्लीज। शिष्टाचार का मतलब कि जैसे एक अलग एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो अपने कहते हैं प्लीज खाइए, चाय के साथ में बिस्किट जो होते हैं, तो वो विनम्रता नहीं है, वो अपने शिष्टाचार है, एटिकेट्स। तो कुड जो होता है वो एटिकेट्स शो करता है। इसमें एटिकेट्स में कुछ एक तो विनम्रता रहेगी, लेकिन ज्यादा इसमें होती है। सबसे कम या ना के बराबर विनम्रता या एटिकेट्स वो कैन में होते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि फ्रेंड जो होते हैं उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, और वो फ्रेंड ही कैसा जिससे रिक्वेस्ट की जाए, है ना। ऐसा कोई फ्रेंड हो जिसको आपको सॉरी बोलना पड़े, जिसको आपको ये बोलना पड़े थैंक यू, सॉरी, प्लीज, तो वो फ्रेंड नहीं है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये पोलाइटनेस वाली बात मैंने आपको बता दी इधर। फ्रेंडली रिक्वेस्ट जैसे दोस्त से पूछते हैं ना, कैन आई टेक योर बाइक, या फिर कैन आई ज्वाइन यू। वो ना करने का सवाल ही नहीं होता उसमें, क्योंकि हम लोग अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, ठीक है जी। इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कैन का यूज कुछ अलग अलग चीजों के लिए भी कर सकते हो। जैसे एक होता है ना, कुछ फ्रेज के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो। फ्रेज में कैसे? मैं मान लो ये कह दूं, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। भाई मेरे से हंसी नहीं रुकती है, मान लो कोई ऐसे कह दे कि मेरे को एक बार हंसी आने लग जाए तो फिर लोग ही चुप करवाते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके चुप होता हूँ। मान लो मैं नहीं कह रहा, ये कोई और कह रहा है, तो ये एक फ्रेज है यूजुअल सी कि आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। यहाँ पर भी कैन का यूज हो पा रहा है। मैं ये कह दूं कि दिस केक इज एज हाई एज इट कैन बी, या एज इट कैन, कि ये केक उतना ही ऊंचा है जितना ये हो सकता है, ठीक है जी। एज हाई एज इट कैन बी कर दो, चलो इसको, कि उतना ही ऊंचा है जितना ये हो सकता है, ठीक है। दिस केक इज एज हाई एज इट कैन बी, कैन बी को थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। तो ऐसे फ्रेज के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। फ्रेज के अलावा जैसे मैं कह दूं कि कुछ डिस्पोजिशन होती है। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन क्या होता है? कुछ हैबिट्स कह सकते हो आप। हैबिट से ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पर डिस्पोजिशन रहेगा। डिस्पोजिशन के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूं, शी कैन टेल अ लाई एनी टाइम। ये उसकी हैबिट या उसकी डिस्पोजिशन हो गई है, ठीक है, कि शी कैन टेल अ लाई एनी टाइम, कि वो ऐसी उसकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। ये हैबिट कह लो या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, एक
एज अ पर्सन वो किस प्रकार से है कि वो कभी भी कहीं पर भी झूठ बोल सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हैबिट है उसकी। ठीक है, तो कैन जो है वो ये सब चीजें आपको बताता है। इसे भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखो कैन पर और बात करते हैं अपने। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं, एक बहुत ही यूजुअल सा सेंटेंस है, आपने बहुत बार देखा होगा, आई कैन नॉट बी एबल टू ज्वाइन देम। फिर इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई इसमें क्या एरर है, एरर बताइए, ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। एक सिंपल सा एक होता है ये, मैं आपको इसमें आंसर बताता हूँ। देखिए कैन जो होता है वो खुद आपको क्या बताता है, एबिलिटी बताता है ना। कैन जो वो खुद आपको क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। तो कैन के साथ में आप एबल टू लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपर फ्लाउज का केस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सुपर फ्लाउज का केस बन जाएगा। अगर आप कैन के साथ में अगर आपने एबल टू वर्ड लगाया तो ये सुपर फ्लाउज का केस बन जाता है। और क्योंकि ये एक सुपर फ्लाउज का केस बन रहा है तो ये ग्रामेटिकली जो है ये सेंटेंस अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो गया, किसकी वजह से, सुपर फ्लाउज की वजह से। तो आपको क्या करना है अब इसके अंदर, सुपर फ्लाउज को हटाने के लिए आप दो तीन तरीके से इसका आंसर बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप आंसर, वो देखिए। या तो मैं ऐसे कर दूं, आई कैन नॉट बी एबल टू ज्वाइन देम की जगह मैं ऐसे लिख दूं, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन देम। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या बना, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन देम। दो। तीसरा ये बना, आई कैन नॉट ज्वाइन देम। ये तीन बने सेंटेंस अपने। इसके अलावा जो ये मैंने ब्लू कलर में लिखा था, इसके अलावा हमारे पास में ये तीन इसके जो चांसेस हैं वो बने हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो इसको लिख सकते हो आप इस प्रकार से। लेकिन बता मजेदार बात क्या है कि यहां पर ये जो एबल टू वर्ड आया है ना, हमें इस पर बहुत अच्छे से बात करनी होगी अभी। क्योंकि कैन नॉट या मैं कह दूं कैन और एबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें तीन चार बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंस हैं। तो मेरी राय मानो तो आप कॉपी पेन तैयार ही रखो, क्योंकि मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं, जो कि आप चाहे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं आरएएस आईएएस के लिए, सीडीएस के लिए, चाहे आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग सीडीएस वगैरह, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए, उनके लिए अब आने वाले 10-15 मिनट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। कई बार ऐसा होता है, sometimes it is necessary to use able to। कई बार ऐसा होता है कि हमें एबल टू यूज करना ही होगा, कैन का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हमें एबल टू का यूज करना ही होगा। देखो ये तो फैक्ट रहेगा ही कि कैन के साथ में एबल टू का यूज नहीं होता, लेकिन कब कैन का यूज करेंगे और कब एबल टू का यूज करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कब कैन का यूज होगा और कब एबल टू का यूज होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए कैन और एबल टू में डिफरेंस क्या आया। देखो एक तो आपको ये बात पता है कि जो कैन है या मॉडल है, इसका जो टेंस है, टेंस इसका चेंज नहीं हो सकता, है ना, चेंज नहीं हो सकता। किसका टेंस भाई, मॉडल का। अगर आपके पास मॉडल है ना तो इसका आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपकी मजबूरी है अगर टेंस चेंज करने की, तब आप क्या करोगे। जैसे मैं ये लिख देता हूं कि देखना, आई कैन नॉट या आई कांट स्लीप टूडे। भाई मैं आज नहीं सो सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी बात को परफेक्ट टेंस के अंदर लिखना है तब आप क्या करोगे, चीज को समझ रहे हो। अगर आपको टेंस को ही चेंज करना पड़ गया तब आप क्या करोगे, टेंस को चेंज करना हो है,
तब क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे सेंटेंस को? नहीं भाई, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप टुडे, ये आया। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। आई कैन नॉट स्लीप टुडे, ये तो हमारा इसको हम कह सकते हैं ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप टुडे, जो ये सेंटेंस बना है हमारा, ये कैसा सेंटेंस आया, ये इसके अंदर टेंस हमारा चेंज हो गया है ना। चलिए क्यों हुआ है ऐसा, बिकॉज लिख लीजिएगा आप इसके नीचे ये कैन डज नॉट हैव परफेक्ट टेंस। इस बात को याद रखिएगा जो मैंने यहां पर लिखा है, कैन डज नॉट हैव परफेक्ट टेंस, कैन का परफेक्ट टेंस नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े इसमें, फिर नोट कर लिया होगा, अभी जो बताया लिख लिया होगा। और देखिए, और कब कब कैन का यूज, कैन के यूज की जगह हमें एबल टू का ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देखिए चलो मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो मैं लिख देता हूं, मदन कैन कम टुमारो। मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, मदन कैन कम टुमारो, ठीक है। लो भाई, थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत थी जो कि अब नहीं होगी। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, मदन कैन कम टुमारो। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर मदन माइट बी एबल टू कम टुमारो। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क देखिए, क्या फर्क है दोनों सेंटेंसेस के अंदर। मदन कैन कम टुमारो, मदन माइट बी एबल टू कम टुमारो। क्योंकि कैन के बाद आप इंफिनिटिव का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन के बाद आप इंफिनिटिव का यूज नहीं कर सकते हो। आप यहां पर ये लिख लीजिए, कैन डज नॉट हैव इंफिनिटिव। इसका इन्फिनिटिव भी यूज नहीं हो सकता। अगर आपको इन्फिनिटिव यूज करना है तो आपको माइट बी और एबल टू का यूज करना होगा, ठीक है। माइट बी और एबल टू का यूज आपको करना होगा यहां पर। तो समझ आ रहा है ये कि एबल टू में और कैन में दो डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए कि इन्फिनिटिव का यूज करना है तब आपको एबल टू लगाना पड़ेगा। अगर आपने सेंटेंस के अंदर टेंस को चेंज करना है, जैसे परफेक्ट टेंस बनाना है, तो आपको कैन का यूज नहीं करना, आपको एबल टू का यूज करना होगा। दो बड़ी प्यारी बातें बताई मैंने आपको अभी, है ना। चलो और देखें, एबल टू और आपको क्या बताता है। देखो कैन जो होता है ना, जैसे मैं लिख दूं कैन नॉट लिख दिया, अब कई इतनी देर से कैन लिख रहे थे, मैंने यहाँ पर कैन नॉट लिख दिया। कैन नॉट जो होता है ना, ये जो एक है स्ट्रक्चर, कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको मेंटल एबिलिटी बताता है ये। जबकि अगर मैं लिखता हूं एबल टू या नॉट एबल टू प्लस वी1 लिख दूं, तो ये यूजुअली आपको फिजिकल एबिलिटी बताता है।
देखना कैसे, कई बार ऐसे बोलते हैं ना अपने, मान लो कोई व्यक्ति ये कह दे कि आई कैन नॉट गो देयर, आई कैन नॉट गो देयर, कि मैं वहां नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर। वो आपको इंग्लिश में कहे, व्हाट्सएप पर ये मैसेज भेजे आपको कि आई कैन नॉट गो देयर, फिर आपको क्यों तेरी टांग टूट गई, आई कैन नॉट गो देयर, कि नहीं टांग नहीं टूटी मेरी, मेरा मन नहीं है जाने का। तो जब उसका मन नहीं है ना जाने का, तो वो क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट गो देयर। लेकिन अगर वास्तव में उसकी टांग टूट गई ना, तो वो क्या कहेगा, फिर वो ये कहेगा आई एम नॉट एबल टू गो देयर। अब ये होगी उसकी फिजिकल एबिलिटी की बात हो रही है, आई एम नॉट एबल टू गो देयर, कि मैं वहां नहीं जा सकता। अगर वो ये कह रहा ना कि भाई मेरी टांग टूटी हुई है, आई कैन नॉट गो देयर, तो आप उसको क्या कहोगे कि पहले तेरा सेंटेंस सही कर ले। अगर तेरी टांग टूटी हुई है तो आई एम नॉट एबल टू गो देयर लगा, टांग भले ही टूट जाए, टांगे दो है भाई, दूसरी से आ जा। तो आई कैन नॉट नहीं आएगा, ये होता है मेंटल एबिलिटी के मन नहीं है, मन नहीं है, पिछली बार भी बेइज्जती करके निकाल दिया था इसलिए मैं नहीं जाता। लेकिन अगर वो कह रहा है आई एम नॉट एबल टू गो देयर, इसका मतलब कि फिजिकली वो एबल नहीं है वहां पर जाने के लिए, तो वो एबल टू वर्ड आ गया। एक कैन नॉट और एबल टू नॉट के अंदर आप इसमें ये डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत, दो चार सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं ये लिखूं, कोई व्यक्ति है, मेरा एक दोस्त है पवन, हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, ही ब्लैंक स्पीक 4 लैंग्वेजेस। आपको बताना है इसके अंदर क्या आएगा, कैन या बी एबल टू। बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर, ठीक है, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर वाला है, वो है बी एबल टू, मतलब इज एबल टू आएगा कि कैन स्पीक आएगा। एक और देखना, आई हैवंट वर्क मोर रिसेंटली। तो इसमें क्या आएगा, वही बात, ऑप्शन आपके पास दो ही है, कैन या बी एबल टू। लो भाई वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी से आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं इसका क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा। तो फर्स्ट वाले में आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब पवन हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कि वो 4 लैंग्वेजेस यहां पर कैन आ जाएगा। सेकंड वाले के अंदर वो कह रहा है कि मैं और काम नहीं कर सकता हूं, ये उसकी एबिलिटी, और साथ में आप देख लो कि मैंने परफेक्ट टेंस का यूज किया है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परफेक्ट टेंस का यूज करना हो तो आपको एबल टू का यूज करना होता है। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, आई हैव नॉट बीन, हैव है ना, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव नॉट बीन एबल टू वर्क मोर रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि यहां पर हैव नॉट आ गया था ना। उतार लो भाई इसे फटाफट। चलो एक और सेंटेंस दूं आपको, थर्ड सेंटेंस, आई यूज टू स्टैंड ऑन माई हेड बट नाउ
डू इट। कौन से वाले में कैन नॉट आएगा? ठीक है, कौन से वाले में कैन नॉट का यूज करना है आपने, और कौन से वाले में एबल टू का नेगेटिविटी में यूज करना है? ये आंसर लगा के देखो अब आप क्या आएगा इसके अंदर। चलिए वीडियो को पॉज कर ले और फिर आप आंसर बताएं इसका। मैं इधर लिख देता हूं। आई यूज टू बी एबल टू स्टैंड ऑन माई हेड बट नाउ आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, बट नाउ आई कैन नॉट डू इट। हालांकि आप यहां पर यह भी लिख सकते हो बट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट। आई एम नॉट एबल टू डू इट। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो आंसर यहां पर। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको बी एबल टू ही लगाना पड़ेगा। बी एबल टू क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि एक मॉडल के बाद में दूसरा मॉडल नहीं आता। यूज टू जो है ना, ये खुद एक मॉडल है। कल ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, एक मॉडल के बाद में दूसरा मॉडल नहीं आता, तो आपको यहाँ पर एबल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना एक और सेंटेंस हो गया। एक और देखो, सेंटेंस देखना। इफ यू रीड one page in English every day, every space day, you will speak this language fluently। मान लो ऐसे ही किसी ने आपको कह दिया कि डेली का एक पेज पढ़ो और ये और वो, आप इसको बोलने लग जाओगे फ्लुएंटली। अब इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि क्या गड़बड़ है, तो बता सकते हो। एक चीज याद रखना कि यहाँ पर ये सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो रही है, मतलब कि ये कंडीशनल से शुरुआत हो रही है इसकी, और ये ऐसे नहीं है कि सीधा यू रीड वन पेज, ये ऐसा नहीं है, इफ से शुरू हो रहा है। मतलब क्या है, अभी सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग वही वाली जो हमारी पुरानी आदत होती है ट्रांसलेशन करके आंसर लगाने वाली, अगर आप ट्रांसलेशन करके इसका आंसर लगाओगे ना, तो आपको इसका आंसर कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। अपने इस उत्तर भारत में हमारी ये आदत होती है कि हम इंग्लिश को एक सबसे गजब का रूल लगा के आंसर निकालते हैं इसका, कि मुझे ये आंसर जच नहीं रहा, या फिर अपने कहते हैं कि आंसर मुझे जच रहा है। ये जचने जचाने वाला काम जो है ना, वो इस लैंग्वेज में मत लगाया करो। जहां पर आप किसी को जचाते हो वो ठीक है जनरल लाइफ के अंदर, के कोई आपको जच रहा है या जच रही है, वो चलने दो चीज, ठीक है, लेकिन इस पे मत जचाया करो। उसका कारण क्या है कि ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होने के कारण हम लोग इसको ट्रीट ऐसे कर लेते हैं कि मुझे तो आता है सब, मुझे नहीं जच रहा। क्यों नहीं जच रहा भाई? ये जो रूल है इसको साइड में रख दो, इसको शिफ्ट डिलीट कर दो, जचने जुचने वाला, ठीक है, नहीं करना है ऐसा। आपको ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपके आंसर ज्यादा जल्दी और ज्यादा प्रिसाइज आएंगे। चलो अब मैं बताता हूं इसके अंदर आंसर क्या है। आप कह रहे हो कि भाई, मतलब आपके मन में आएगी ये चीज कि इफ यू रीड वन पेज इन इंग्लिश एवरी डे यू विल स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली। आप कहोगे कि अच्छा विल नहीं, विल तो जो है ऐसा काम होगा ही होगा, उसको बताता है, लेकिन यहाँ पर तो कह रहे कि तुम फ्लुएंटली बोल सकते हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए तो कैन लगा दो फिर यहाँ पर, अब और जचने लगेगा कि भाई पॉसिबिलिटी है ये वाली, तो पॉसिबिलिटी के लिए तो कैन आता होता है, तो कैन लगा दो। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूं, कंडीशनल के अंदर क्या होता है, ये हमारा एक अच्छा टॉपिक आएगा कंडीशनल, आगे हम पढ़ेंगे इसको, और मुझे लगता है आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा। कंडीशनल के अंदर क्या होता है, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 का यूज किया, तो ये आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा। ठीक है, मतलब सेकंड क्लॉज जो है वो फ्यूचर टेंस की होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर कैन भी लगा दिया ना, तो ये भी फ्यूचर के बारे में बताएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कैन का यूज फ्यूचर में कर रहे हो, तब ये परमिशन बताता है ना।
अब ये परमिशन बता रहा है, तो क्या ये सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर परमिशन मिले हमें कि तुम्हें परमिशन होगी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने की? परमिशन थोड़ी ना दे देगा एक दो पेज पढ़ने के बाद। तो भाई कैन भी नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों नहीं आएगा? दोबारा देख लो, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, ये टेंस इसका जो है ना, इसका टेंस प्रेजेंट है, लेकिन इस क्लॉज का टाइम जो होता है, इसका टाइम फ्यूचर होता है। ये फ्यूचर की बात हो रही है यहां पर, तो दूसरी क्लॉज के अंदर भी फ्यूचर की ही क्लॉज आनी चाहिए हमारे पास। और अगर आप कैन को फ्यूचर में यूज करते हो तो वो परमिशन बता देगा। तो यहां पर कैन गलत क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपने यहां पर कैन लगाया तो वो परमिशन का सेंटेंस हो जाएगा। हमें परमिशन का सेंटेंस नहीं चाहिए, हमें तो फ्यूचर का सेंटेंस चाहिए, पॉसिबिलिटी का, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यू विल बी एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है? क्यों यहां पर कैन नहीं आया उसका मैंने आपको डिटेल्ड आंसर बता दिया। और विल अकेला क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें जो ये सेंटेंस है ना, इफ वाला सेंटेंस है ये, और क्योंकि ये इफ वाला सेंटेंस है तो आपको यहाँ पर एबिलिटी बतानी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लॉज। इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एबिलिटी बतानी है। हाँ, अगर यहाँ पर इफ नहीं होता तो वो कहता कि यू रीड 1 पेज इन इंग्लिश एवरी डे, यू विल स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली, तब इसका मीनिंग हुआ कि तुम डेली इंग्लिश पढ़ते हो, तुम देखना तुम इसको फ्लुएंटली बोलने लगोगे। वो यहाँ पर कंडीशन नहीं बता रहा, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में। लेकिन अगर आपने इफ लगा दिया ना तो वो कंडीशन बता रहा है कि अगर तुम पढ़ते हो तब तुम इसको बोल सकते हो। वो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है वहां पर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको विल बी एबल टू लगाना पड़ेगा। इस सेंटेंस को नोट कर लो और इस डिटेल को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं दूसरे मॉडल पर आता हूं जो कि है कुड। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इस YouTube की क्लास के अंदर आपको भरपूर डिटेल्स बताने वाला हूं, एक एक शब्द के पीछे पढ़ने वाले हैं। हमारी क्लासेस का कुछ इस तरह का ही टाइप होगा कि एक दिन के अंदर हमने सिर्फ कैन और कुड पढ़ा, कुड भी आधा अधूरा पढ़ा, अगले दिन कुड को पूरा किया। एज में और लाइक में डिफरेंस क्या है उसके अंदर उस क्लास को सारा डिटेल में पढ़ लिया। किसी क्लास के अंदर ये पढ़ लिया हमने कि सच एज और सच दैट में क्या डिफरेंस है। किसी क्लास में दैट के टाइप्स पढ़ लिए कि दैट कितने टाइप का होता है, कितने दैट के यूसेज हैं हमारे पास। तो ये क्लास हमारी इस तरह की रहने वाली है। ठीक है, मतलब इट विल नॉट बी योर एवरीडे क्लास, ये आपकी यूजुअल क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे इस क्लास में, क्लासरूम के अंदर तो मैं अपना बेस्ट देता हूं और आप लोग भी अच्छा पढ़ते हो, अच्छा रिप्लाई भी देते हो, और इस क्लास में आप जब बने रहेंगे साथ में तो हम उस चीज को और ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना, कि जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी नॉलेज है, हम उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे इस क्लास के थ्रू। आप समझ रहे हो पॉइंट्स को? तो बने रहिए क्लास में। और जो मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो इस क्लास के, इस यूट्यूब की क्लास के डाउट्स जो हैं वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर यूट्यूब पे डाउट पूछना चाहें तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं, फिर हम लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आपके कमेंट्स वगैरह डायरेक्ट देखे जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुड को शुरू करता हूं। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। आप लोगों के समर्थन की शुरुआत में जरूरत रहती है, बाद में तो हम सब एक यूट्यूब परिवार जो अपना बढ़ता रहेगा, मतलब अपना जो यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब वाले का तो परिवार बढ़ ही रहा है, यूट्यूब चैनल का अपना जो परिवार है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए कुड की बात करें। कुड जो है ना, ये आपको क्या क्या बताता है। मैं आज कुड का एक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको अच्छा सा, कल मैं कुड को और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन क्या है कि ये पास्ट टेंस के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, और कुड जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी यूज होता है। ये दोनों टेंसेस के अंदर यूज होने वाला है। जैसे आपने देखा कैन जो है वो सिर्फ एक ही टेंस में यूज हुआ था,
फ्यूचर के अंदर जब आपने उसको यूज किया था तो वो परमिशन बता रहा था। कुड जो होता है पास्ट टेंस के अंदर भी यूज होता है और वो प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। अब अपने ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट पास्ट टेंस के अंदर ये आपको क्या क्या बताता है। पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहली चीज तो वो सारी बातें बताएगा जो कैन बताता था। क्या? एबिलिटी, मतलब पास्ट टेंस की एबिलिटी, पास्ट टेंस की कैपेसिटी, ठीक है, और पास्ट टेंस की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो ये सब चीजें थी ना, ये आपको पास्ट टेंस के अंदर कुड बता सकता है, जो कैन आपको प्रेजेंट टेंस में बता रहा था। और क्या क्या बताएगा पास्ट के अंदर? अगर आप सी, हियर, स्मेल, अंडरस्टैंड, मतलब ये इस तरह की वर्ब्स है जो सेंसेस से या फिर हमारे थिंकिंग से, इन सब चीजों से रिलेट करते हैं, है ना। या आप कह दो फील, रिमेंबर, इन सब चीजों के बारे में भी पास्ट टेंस के अंदर कैन कुड आपको बता सकता है। जैसे मैं अगर ये लिखूं, when we entered the room we could smell a strange लीकेज ऑफ गैस, ठीक है। या वी कुड स्मेल बर्निंग, कुछ भी, जब हम एंटर किया था हमने एंटर, तो कुड आ गया, पास्ट का है ना, स्मेल के लिए आपने ये लिख दिया। जैसे एक और देखें, he spoke in a very low voice but I could understand what he said। अब ये देख लो, वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा था लेकिन मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। एक और है, जैसे दो तो मैंने आपको बता दिया, पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये वाली जो वर्ब्स हैं इनके लिए। एक और देख लीजिए आप, पास्ट टेंस में जब इनडायरेक्ट जो हमारी स्पीच होती है ना, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। किसमें भाई? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप देखिए। इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे हम लोग कई बार ये लिखते हैं ना, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो मैं क्लासरूम में भी करवाऊंगा, मैं इस अपने यूट्यूब की क्लास में भी करवाऊंगा, स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने, है ना। He told me that I could enter his hotel। अब ये तो हो गया इनडायरेक्ट। असल में इस इनडायरेक्ट का डायरेक्ट क्या था? इसका डायरेक्ट ये था, he said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, you can enter my hotel। अब क्या हुआ कि जब हम इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फिर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटता है, उसकी जगह पर दैट का यूज किया जाता है, दैट कंजंक्शन का। और जब ये इन्वर्टेड कॉमा और ये सब हटते हैं तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट में है,
इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है। तो ये तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि इसका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और कैन का क्या बन गया, यहाँ पर कुड बन गया। तो कुड का जो यूज हो रहा है, तीन तरीके से आप पास्ट टेंस के अंदर कर रहे हो। तीन तरीके से कैसे यूज किया, एक तो डायरेक्ट से, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब यूज करते हैं, कैन का कुड हो गया। दूसरा कि जो कुड जो है वो आपको पास्ट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब चीजों के बारे में बता देता है। तीसरा, ये जो वर्ब्स होती है सी, स्मेल, हियर वगैरह, ये सब जो होते हैं, अंडरस्टैंड, थिंक, रिमेंबर, इन सब के लिए आप पास्ट में कुड का यूज करते हो। थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं कि पास्ट की एबिलिटी को आप कैसे यूज कर सकते हो कुड के थ्रू। वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कोई गप मार दे के माय अंकल कुड रन 10 miles without taking रेस्ट। किसी ने गप मार दी कि मेरे अंकल है ना, मेरे ताऊजी जो हैं, बिना रेस्ट लिए ना 10 मील तक दौड़ सकते थे, फिर लोग ही लेके आते थे उनको वापस। ठीक है, एक बार तो भागते भागते हनुमानगढ़ पहुंच गए, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वापस बस में आए। तो ये है ना, कुड रन हो गया, ये पास्ट की उनकी एबिलिटी है अंकल की। ठीक है जी, अंकल को भागने का बड़ा शौक था, एक बार तो नौकरी छोड़ के भाग आए अंकल। चलिए भाई, आज की कथा यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे इसी क्लास के अंदर जो ये कुड जो है, कुड के और आगे के यूज हम लोग देखने वाले हैं। अभी तो शुरू हुआ है ये, ठीक है। फिर कह रहा हूँ डिटेल बहुत ज्यादा करवाने वाला हूँ। ये क्लास सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वास्तव में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यूट्यूब खाली बैठे हैं घर पे, 10 मिनट के लिए यूट्यूब चला ली, ये मतलब यूट्यूब चला ली और 10 मिनट के लिए कोई ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली, ये करते करते 10 मिनट के लिए ये वाली वीडियो देख ली, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो आप ऐसे मुझे गालियां दोगे और ऐसे ऐसे कमेंट करोगे, इससे अच्छा मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू लर्नर्स के लिए है जो वास्तव में इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बंधु हैं और बंधुनी है, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो डिटेल्ड पढ़ेंगे सब कुछ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुड को कल अपने और आगे बढ़ाते हैं। मंडे से कोशिश करेंगे कि आपसे मैं लाइव मिलूं सभी से, और फिर डेली हमारी वो क्लास लाइव ही रहेगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।